सीताराम सभी को। आज जो है हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट वाली जो विधियां पढ़ेंगे। हम सभी को पता है हमने श्रवण कौशल की जो विधियां हैं ये शुरू करी थी और हमने पहले 2 दिन बाकी पहली विधियां पढ़ ली हैं 6 3 3 करके। आज हम अगली चारों जो है विधियां पढ़ लेंगे। श्रवण कौशल का आप सभी को अर्थ पता है। सुनना जो है श्रवण कौशल होता है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक हमारे इस स्किल का विकास जो है जीवन पर्यंत होता रहता है। हम जीवन भर जो है सुनते रहते हैं जिससे कि हमारा जीवन भर इसका विकास होता है। अब कुछ विधियां थी कि किस प्रकार से हम जो है श्रवण कौशल की विधियां जो है उस इसके विकास की क्यों कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इनमें अब 7वीं विधि है आख्यान विधि। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आख्यान होता है किसी भी मतलब कथा को किसी भी कहानी के रूप में या कथा के रूप में या साहित्य के रूप में मतलब किसी चीज़ को प्रस्तुत करना बताना, वो जो है आख्यान होता है। आख्यान विधि क्या है? अध्यापक विषय संबंधी आख्याय प्रसंगों घटनाओं कथाओं आदि की व्याख्या कर सकता है। विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। ऐसे वर्णन को सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। जो टीचर है वो ऐसे प्रसंगों और घटनाओं जिनमें जो आख्याय संबंधी घटनाएं होती हैं, प्रसंग होते हैं आदि कथाएं जो होती हैं, इनका सहारा लिया जा सकता है, इनका व्याख्या कर सकता है जो टीचर है। उससे क्या है विद्यार्थी इसको सुनने में बहुत जो है रुचि लेते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनकी सतर्कता बनाए रख सकते हैं। जो है जैसे हमने पढ़ा लिया फिर हमें क्या चाहिए कि हम छोटी छोटी क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछें कि हम अच्छा बच्चों बताओ वो कहाँ जा रहा था, वो कैसे रह रहा था, उसकी माँ का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, ऐसे सब कुछ पूछ सकते हैं जिससे क्या है बच्चों की सतर्कता बनी रहेगी। इस प्रकार कुछ विषयों का ज्ञान संभाषण द्वारा भी किया जा सकता है। विषय रुचिपूर्ण होगा तो विद्यार्थी उसका ध्यानपूर्वक जो है वो श्रवण करेंगे। अगर विषय ये बोरिंग सा होगा ना तो हम भी जब कभी बोरिंग सा विषय होता है पढ़ा रहे होते हैं मैम तो हम ध्यान नहीं ना दे रहे होते, लेकिन जब इंटरेस्टिंग होता है तो हम बहुत मज़े से आराम से सुनते हैं। ये होगी हमारी आख्यान विधि। अब आगे आ गया दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य श्रव्य क्या होता है? दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। देखने सुनने वाले जो उपकरण होते हैं जैसे होता है ना टीचिंग लर्निंग एड्स, जैसे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये जिनसे दृश्य मतलब देख सकें सुन सकें, जैसे मोबाइल आजकल, टेलीविज़न हो गया। इसमें भी तो जब पढ़ाई के जो चैनल्स आते हैं हम उनमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, देख सुनकर पढ़ते हैं उनसे। रेडियो है, रेडियो पर जो कार्यक्रम आते हैं पढ़ाई संबंधी उनको हम सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर्स में से हम सुनते हैं। ग्रामोफोन, दूरदर्शन, चलचित्र मतलब फिल्में, वीडियो चित्र आदि से जो है हम ये सब क्या है दृश्य श्रव्य उपकरण है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और ज्ञान अर्जन करने के बहुत अच्छे साधन भी हैं। यदि आदि उपकरण श्रवण कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनमें विभिन्न उपयोगी शैक्षणिक व मनोरंजक कार्य प्रसारित होते रहते हैं। शैक्षणिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड और मनोरंजक मतलब जो ऐसे सीरियल्स वगैरह होते हैं ये सब जो है प्रसारित होते रहते हैं। अध्यापक को इनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कितने टाइमिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, कितने बजे कहाँ पर आता है ये भी सब ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा और फिर बच्चे जो है वो देख भी पाएंगे। जैसे कई बार हमारे जो टीचर्स हैं वही बताते हैं ना कि ये वाला चैनल जो है आप सर्च करना, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। वो 3D एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो जो है टीचर को उनका ज्ञान था तभी तो उन्होंने हमें बताया। तो ये भी ज़रूरी है कि टीचर को उसका ज्ञान हो। विद्यार्थियों को इनकी जानकारी देते हुए इन्हें सुनने व देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हमें टीचर ने, मैंने आपको बताया, हमें मैम ने कुछ चैनल्स बताए। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना ये समझने में तो आप इन चैनल पर जाना, यहाँ पे बहुत अच्छे से 3D एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाए जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से जो है समझ आ जाएगा। उन्होंने हमें मोटिवेट करा, प्रोत्साहित करा, तो हम उस चैनल पर गए, हमने देखा तो वाकई में बहुत अच्छा था। आगे है विद्यालय के समय सारणी में इन उपकरणों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को के सुनाने व देखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
विद्यालय की समय सारणी में जो है जैसे अगर स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, ये सब दिखाने हैं, तो इसके लिए भी एक लेक्चर होना चाहिए और समय की और बैठने की जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। आगे है बालकों के लिए वैसे भी ये आकर्षक उपकरण है। वैसे भी फ़ोन वगैरह पकड़ा दो तो बच्चे कितने आराम से बैठे रहते हैं ना, शांति से। और अगर टेलीविज़न लगा दिया जाए तो फिर तो उनके तो मज़े ही मज़े हैं, फिर तो बैठे ही रहेंगे। और किताबों से पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, भाग जाते हैं। अगर हम इन उपकरणों का यूज़ करके पढ़ाएंगे ना तो उनका जो है मनोरंजक रहेगा और वो भागेंगे भी नहीं। पाठ संबंधी चित्रों को दिखाकर अध्यापक उनकी व्याख्या कर सकता है, जिससे जो है छात्र जो है सुनने में रुचि लेंगे। अब जैसे सिंपल सी बुक्स होती है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा कुछ मन भी नहीं करता ना। जैसे ये सारी बुक्स हैं, इनको देखकर बिल्कुल कोई बुक नहीं, कोई चित्र नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों की कई जो बुक्स होती हैं वो कितनी प्यारी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी 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 उसमें फ़ोटोज़ लगी होती हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या है, छात्र जो है पढ़ेंगे भी अच्छे से, उनको इंटरेस्ट बन जाएगा। वो पिक्चर्स वगैरह देख के वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो बहुत अच्छे से वो पढ़ सकेंगे, भागेंगे नहीं। आगे है रेडियो। रेडियो श्रवण कौशल के प्रशिक्षण एवं विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग मनोयोग होता है कंसंट्रेशन से सुनने का। जितना प्रशिक्षण तथा अभ्यास इस माध्यम से मिलता है उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं मिलता है। बिल्कुल, अगर आप जब रेडियो चल रहा होता ना, तो कभी आपने देखा होगा हमारे जो दादा दादी वो कितने ध्यान से हमें भी बोलते थे ना, चुप कर जाओ, शोर मत मचाओ, सुनने दो, सुनो उसको। तो उससे क्या है, ध्यानपूर्वक और सब बड़ी कंसंट्रेशन से सुनते हैं। और अगर हम ध्यानपूर्वक सुनने, अगर हम जैसे रेडियो लगा ना, तो ये क्या है, ये हमें कंसंट्रेशन और हमारा ध्यानपूर्वक जो सुनने का जो है ना प्रशिक्षण, टीचिंग, उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया साधन है। हम ध्यान से सुनेंगे, है ना। इसमें केवल कान तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, इसीलिए एकाग्रचित्त होना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसमें जो है देखने का ज़रूरत तो होती नहीं है, टेलीविज़न की तरह थोड़ी ना, रेडियो है ये तो इसमें स्क्रीन नहीं होती है, बस सुनाई देता है। तो हम क्या करते हैं, मस्तिष्क हमारा जो है और कान जो है सक्रिय रहते हैं। कानों से हम सुनते हैं, मस्तिष्क से हम समझते हैं। तो ये हो गया। फिर जो एकाग्रचित्त होके रहता है इंसान जो है, अगर वो पिक्चर्स वगैरह होगी ना तो थोड़ा ध्यान भटक भी सकता है ना। तो अगर लेकिन सुनना होगा तो जैसे कई बार कहते हैं ना, देख क्यों रहे हो, सुनो बस। वो उसका मुंह क्या देखना है, शक्ल क्या देखनी है, सुनो ना बस। सुनने से पता चलेगा, उसको देखो मत बार बार। तो अगर हम वीडियो लगाकर सुनते रहेंगे ना तो हमारा ध्यान, हम अच्छे से समझ पाएंगे। वो देखने से थोड़ा क्या है कि हमारा, हम एकाग्रचित होकर नहीं ध्यान दे पाते हैं। कभी कभी ध्यान तो कपड़ों पे ही चला जाएगा, कभी कभी ध्यान इधर चला जाएगा, उधर से कौन गया है, इधर से कौन गया है, वो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ना, कुछ भी चला जाएगा। अरे ये सामान यहाँ रखा हुआ है, अरे ये चीज़ तो हमारे घर में भी पड़ी हुई है, ऐसा ऐसा हो जाता है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कई प्रकार के कार्यक्रम, भाषण, वाद विवाद, नाटक, फीचर, न्यूज़ रील, आपको दिख रहा है जी, जो है क्या कहा था, आकाशवाणी के विभिन्न विभिन्न जी हाँ, अपेक्षाकृत आसान होता है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे कि भाषण, स्पीच जो और साथ में वाद विवाद यानी कि जो डिबेट्स वगैरह होती हैं वो, नाटक, प्ले जो होता है, फीचर, न्यूज़ रील्स वगैरह, कविता पाठ जो पोएम्स वगैरह होती हैं, ये सब जो है प्रसारित होते रहते हैं। इनमें कई कार्यक्रम विशेष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी होते हैं। हमने कई बार देखा ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए। अब जैसे न्यूज़ चैनल्स में बड़े बड़े लोग लड़ रहे होते हैं, वो वाद विवाद कर रहे होते हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए थोड़ी ना है। छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों वाला भी होता है ना, वो जब आपस में कुछ उन्हें टॉपिक्स दिए जाते हैं, बच्चे बिठाए होते हैं, तो वो उन टॉपिक्स पर सारे बच्चे जो हैं वो फिर बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं स्कूल से आया हूँ। और फिर उस टॉपिक पर सारे बच्चे जो है अपने अपने विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। और इससे क्या है, आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी होते हैं। अध्यापक को विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को उनके लिए उपयोगी कार्यक्रमों से के संबंध में बताना चाहिए और सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उन्हीं उन्हीं के जो एज ग्रुप्स वाले हैं, उन्हीं उन्हीं को वही वाले जो
कार्यक्रम हैं उन्हीं के संबंध में बताना चाहिए। बड़ों छोटों को बड़ों वाला बताने का क्या ही ज़रूरत है, या बड़ों को छोटों वाले बताने की क्या ही ज़रूरत है। उनके अपनी एज ग्रुप के जो है बताने चाहिए कार्यक्रम, और सुनने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप सुनो, आपको समझ आएगा, आप ध्यान से देख पाओगे, आपको और लोगों के बारे में पता चलेगा, और लोग इस विषय में कैसे सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, समाज को किस तरीके से देखते हैं। तो आप भी देखिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए इस चीज़ों को लेकर। आगे है धीमी आवाज़ का अभ्यास। अध्यापक विद्यार्थियों की श्रवणेंद्रियों के विकास के लिए ऐसा अभ्यास भी करा सकता है कि वह किसी अनुच्छेद का वाचन करते हुए धीरे धीरे अपनी आवाज़ को कम करता जाए, और विद्यार्थियों, ये दिख रहा था, धीमी धीमी आवाज़ का अभ्यास मतलब अध्यापक विद्यार्थियों की श्रवणेंद्रियों के विकास के लिए ऐसा अभ्यास भी करा सकता है कि वह किसी अनुच्छेद को वाचन करते हुए धीरे धीरे अपनी आवाज़ को कम करता जाए, और विद्यार्थियों को जो है उन्हें सुनकर समझने को प्रेरित करे। इस अभ्यास द्वारा विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर सुनने का प्रयास करेंगे। मतलब टीचर को क्या है कि उसको चाहिए कि विद्यार्थियों की जो श्रवणेंद्रियों का विकास करना है अगर, तो उसे चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ का वाचन, अनुच्छेद का वाचन कर रहा है ना, तो वो अपनी आवाज़ को धीमे धीमे धीरे धीरे करता जाए, ताकि कि अगर धीरे धीरे आवाज़ होगी तो हम ध्यान से सुनेंगे, है ना। उससे क्या है, हमारी अपने आप समझने की शक्ति भी जो है विकसित होगी, और हम एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयास करेंगे। जब हमें मैम बोलेंगे, मैम धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, तो हम भी तो कई बार ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, फिर हम इधर उधर नहीं ध्यान देते। हमें होता है कि अब मैम का सुनना है, मैम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो उससे क्या है कि हाँ, जो टीचर है धीरे धीरे जब बोलता है ना, तो बच्चा सगों ज़्यादा मतलब एकाग्रचित होके सुनता है। जब वो टीचर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, कई बार उसका ध्यान भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन जब टीचर धीरे बोलता है, और कई होते हैं ना टीचर्स धीरे धीरे बोलते हैं और स्लो आवाज़ में बोलते हैं, वो ज़्यादा पिच हाई नहीं करते हैं, ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक तो हमें खुद ही पता होता है उनका लेक्चर लग गया, हमने आगे आगे बैठना, तो हम एक दूसरे के साथ जो है मतलब मैनेज करके बैठ जाते हैं। हम उनका ध्यान से सुनने लग जाते हैं कि यार ये मैम बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं, तो हमें इनको ध्यान से सुनना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयास भी करते हैं, और जो है हमारी इससे श्रवण इंद्रियों का विकास भी होता है। आगे है इन सब श्रवण संबंधी प्रविधियों गतिविधियों के संचालन के लिए अध्यापक की अपनी रुचि का होना अति आवश्यक है, तभी विद्यार्थी में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। अगर जो है पढ़ाने वाले का ही इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ही इंटरेस्ट से पढ़ाना नहीं चाहेगा, वो ही इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाएगा, तो बच्चे जो हैं समझने वाले वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो वैसे कहाँ से लेंगे। अगर टीचर अच्छे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा ना, टीचर का खुद का इंटरेस्ट होगा, तो वो कहीं कहीं से एग्जांपल्स ढूंढ के बताएगा, बच्चों को मतलब मोटिवेट करेगा, और खुद का इंटरेस्ट होना मतलब जो है बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताएगा तो बच्चे भी ऐसे यस मैम करते और चलो भाई काम हो गया। पर उससे क्या है, अगर टीचर खुद भी इंटरेस्टेड होगा ना इस चीज़ में, तो वो बड़े ही आराम से बच्चों को भी है समझा सकेगा, और उनको और भी ज़्यादा मतलब उनकी रुचि जो है बढ़ा सकेगा। तो ये जो है हमने अब श्रवण कौशल शिक्षण की जो विधियां हैं, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ, ये हमने सारी पढ़ ली हैं। 10 थी, 10 की 10 हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले खेल विधि थी, खेल के बारे में बताते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए बच्चों को समझाना, उससे क्या है बच्चे सुनेंगे, उससे उनके श्रवण कौशल का विकास होगा। सस्वर वाचन, ऊंची बोलना पढ़ाना, सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कहना और बोलना कि एक ही बार बोलूँगी, बार बार नहीं बोलना है। तो ध्यान से मतलब सचेत कर देना चाहिए कि ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, और मैंने सभी बच्चों से पढ़ाकर सुनना है। मतलब किसी भी बच्चे को उठा सकती हूँ और मैंने उनसे सुनना है। फिर बच्चे क्या है उस चीज़ से ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर सभी बच्चे जो है सुनेंगे। आगे कहानी विधि, कहानी में तो सबकी विशेष दिलचस्पी होती है, तो बच्चे जो हैं कहानी के माध्यम से भी उनको पढ़ाना चाहिए। फिर कहानी जब सुनाएंगे ना, जब हम कहेंगे बच्चों हम एक कहानी सुनाऊंगी मैं आज आपको, तो बच्चे बड़े आराम से बड़े ध्यान से सुनने लग जाएंगे। तो इससे भी क्या है उनकी श्रवण
कौशल में जो कौशल का शिक्षण की जो है एक विधि है। श्रुतलेख है, लेखन के अभ्यास से जो है उनका किया जा सकता है, श्रवण कौशल में उनका अभ्यास करवाया जा सकता है। उसके बाद आगे है प्रश्नोत्तर विधि। जब वो प्रश्नोत्तर विधि करेंगे, जब टीचर जब है उसे क्या चाहिए कि विषय के संबंधी प्रश्न पूछी जाए और ज़्यादा क्वेश्चन लंबे ना हो, और टीचर ये भी कहे कि बार बार मैं एक ही प्रश्न नहीं पूछूंगी, एक ही बार ध्यान से सुनो। और साथ ही साथ टीचर जो है बार बार अपने प्रश्न को जो है रिपीट भी ना करे। यही नहीं, प्रश्न प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह के होने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इससे भी क्या है, बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर उनकी भाषा जो है वो भी सरल और स्पष्ट भी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। और बच्चे जब सुनेंगे बताएंगे तो उनसे उनका क्या है, अपने आप ही भाषा का विकास होगा, साथ ही साथ श्रवण कौशल का भी जो है विकास होगा। जब किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी बच्चे सुनेंगे, है ना, कि वो क्या आंसर देता है। इस तरीके से आगे अब वाद विवाद और विचार विमर्श। जब ये हम डिबेट्स वगैरह करते हैं, इससे भी क्या है, सुनने वाले तो चलो जो स्टेज पे बैठे हैं वो उनको तो लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा, उनके श्रवण का कौशल का विकास होगा ही होगा। साथ ही साथ जो नीचे ऑडियंस बैठी है वो भी उन बातों को ध्यान से सुनेंगी और उनके भी जो है श्रवण कौशल का विकास होगा। आगे आ गया है आख्यान विधि, जो हमने आज पढ़ा था, जैसे कवियाँ, कहावतें और प्रसंग और घटनाओं आदि जो हैं इनको, ये जो है इनके ज़रिए भी हम बच्चों को उनको समझा सकते हैं, तो वो ध्यान से सुनेंगे और श्रवण कौशल का जो है उनका विकास होगा। दृश्य श्रवण उपकरण, ये जो मतलब कि देखने और सुनने वाले जो उपकरण होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, फिल्में वगैरह आदि और वीडियो चित्र वगैरह, इससे भी क्या है, वो जब सुनेंगे तो एक तो ये मनोरंजक उनको बहुत लगता है बच्चों को, तो वो जब सुनेंगे तो उनके श्रवण कौशल का भी विकास होगा। आगे आ गया रेडियो। रेडियो से जो है वो ज़्यादा एकाग्रचित होकर सुन पाएंगे, ध्यान नहीं भटकेगा, है ना, मस्तिष्क सक्रिय रहेगा और कान भी जो है, कान और तथा मस्तिष्क दोनों ही क्या है इसमें सक्रिय रहते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बताई थी कि आयु वर्ग के बच्चों को, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को उन्हीं के लिए जो उपयोगी कार्यक्रम के संबंध में जो है बताना चाहिए। बड़ों को छोटों वाला नहीं बता देना चाहिए, छोटों को बड़ों वाला बताने की क्या ही ज़रूरत है ना, उनके अपने अपने जैसे हैं वैसे वैसे बताना चाहिए उनकी एज ग्रुप के अनुसार। आगे आ गया हमारा धीमी आवाज़ में अभ्यास कराना, कि टीचर जो है धीरे धीरे बोलने लग जाए तो उससे क्या है, बच्चे एकाग्रचित होकर सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि एक टीचर क्या बोल रही है, जैसे हमारे साथ भी तो होता है। तो ये हो गई सारी विधियाँ, 10 की 10 विधियाँ थी, मैंने करवा दी हैं। आई होप आप सबको समझ आई होगी। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सीताराम।